नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीएसएससी बिहार दरोगा और बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के इस सेशन में प्रीलिम्स सक्सेस सीरीज में स्वागत है आप सभी का। बिहार दरोगा एग्ज़ाम की डेट आ गई है, आप सब जानते हैं। बहुत ज़्यादा दिन इसमें शेष नहीं बचे हैं, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से हमें इसको समाप्त करना है। इसके लिए हम अलग से कुछ कक्षाएं आपको उपलब्ध कराएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स होगा, जिसमें जीएस जीके की बात होगी। तो कुछ कक्षाएं मैं आपको अलग से उपलब्ध कराऊंगा बिहार दरोगा के संदर्भ में। बाकी बीएसएससी का जो 10+2 का एग्ज़ाम है, इसमें अभी काफ़ी समय है, तो इसकी तैयारी आपके इसी नियमित सेशन से हो जाएगी। और बीपीएससी जैसा कि सितंबर माह में होगा, आपके आयोग ने स्पष्ट कह दिया है, तो इसको लेकर के भी हम तैयारी यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं, यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। चलिए एक एक करके हम प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले पूर्व की भांति आज भी सबसे पहले जो शुरुआत हमारी होगी वो करंट अफेयर्स से होगी। सबसे पहले हम करंट अफेयर्स विषय वस्तु को देखने वाले हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स विषय वस्तु को सबसे पहले हम देखने वाले हैं। और करंट अफेयर्स विषय वस्तु में आज जब हम शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जेसीबी पुरस्कार से। एक पुरस्कार है जिसको बोलते हैं जेसीबी पुरस्कार। क्या बोला जाता है इसको? जेसीबी पुरस्कार इसको बोला जाता है। जेसीबी पुरस्कार 2023 की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जेसीबी पुरस्कार 2023 की हम बात करने वाले हैं। और आपको बता दें इसके विनर कौन रहे हैं। सबसे पहली बात तो इसके विनर रहे हैं पेरुमल मुरुगन। कौन रहे हैं? पेरुमल मुरुगन, ठीक है। पेरुमल मुरुगन जो हैं ये इसके विनर रहे हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। और जेसीबी पुरस्कार जो है ये साहित्य की आप कह दे सकते हैं साहित्य के लिए दिया जाता है। तो साहित्य के लिए जो जेसीबी पुरस्कार मिला वो पेरुमल मुरुगन को मिला। पेरुमल मुरुगन, इनको ये पुरस्कार मिला है। और इनकी बुक कौन थी? क्योंकि साहित्य का है तो कोई ना कोई कृति या रचना होगी, तो इनकी बुक थी, याद रखिएगा, फायर बर्ड। क्या थी? फायर बर्ड पुस्तक के लिए, फायर बर्ड रचना के लिए पेरुमल मुरुगन को जेसीबी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पेरुमल मुरुगन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। क्यों? क्योंकि एक इनकी रचना थी जिसको बोलते थे चीता, या इंग्लिश में इसको बोलते थे पायरे। तो चीता या पायरे रचना जो इनकी थी, ये इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, आप जानते होंगे, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, याद रखिएगा, इसके लिए नामांकित हुई थी, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित हुई थी, ये आपको याद रखने की जरूरत है। तो इनकी जो रचना थी वो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित हुई थी, लेकिन इनको बुकर पुरस्कार नहीं मिला था, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार नहीं मिला था। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के जो विनर थे उनका यदि हम नाम बताएं तो उनका नाम था शेहान करुणा तिलके। शेहान करुणा तिलके, ठीक है। शेहान करुणा तिलके, ये नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है, जो कि बुकर इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के विजेता रहे हैं। एक चीज़ याद रखिएगा आप यहीं पे कि भैया एक होता है बुकर पुरस्कार, ठीक है, बुकर प्राइज, और एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक है बुकर प्राइज और एक है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज की, अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान की, जिसके विजेता रहे हैं शेहान करुणा तिलके। और शेहान करुणा तिलके की यदि हम रचना की बात कर लें कि इनकी रचना कौन थी, तो याद रखिएगा इनकी रचना थी सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा, ठीक है। 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा, ये इनकी रचना रही है, जिसको लेकर के इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इसके बाद कुछ चीज़ें और आपको पता होना चाहिए। जब हम पुरस्कारों की बात करते हैं तो आपको पता होगा राष्ट्रपति के रंग, कई बार मैंने आपको बताया है। राष्ट्रपति के रंग जो पहली बार देख रहे हैं आप याद रखिएगा, प्रेसिडेंस कलर बोला जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंस कलर, या हिंदी में इसी को बोलते हैं राष्ट्रपति के रंग। और ये जो पुरस्कार मिला था ये कितने लोगों को मिला था? सबसे पहले थिरी नागा बटालियन है, मैंने पिछले दिनों भी बताया।
थ्री नागा बटालियन है, थ्री नागा बटालियन जो कि हल्द्वानी में तैनात है, उसको ये पुरस्कार मिला। INS द्रोणाचार्य, क्या है? INS द्रोणाचार्य। और जब हम INS द्रोणाचार्य की बात करते हैं, याद रखिएगा ये भारतीय नौसेना का गनरी स्कूल है। कौन सा स्कूल है? गनरी, जहाँ पे निशानेबाजी सिखाई जाती है और अन्य चीज़ें आपको सिखाई जाती है। मतलब ये INS द्रोणाचार्य क्या है? एक स्कूल है जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। इसको राष्ट्रपति का रंग मिला था। और इसके साथ साथ हरियाणा राज्य की पुलिस को, याद रखिएगा, हरियाणा पुलिस को भी राष्ट्रपति के रंग प्रदान हुए थे। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के रंग किसको किसको मिले? पहला थ्री नागा बटालियन, दूसरा INS द्रोणाचार्य और तीसरा हरियाणा पुलिस। इन सभी को क्या मिला था? प्रेसिडेंसी कलर या राष्ट्रपति के रंग प्रदान हुए थे। ये आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी हाल ही में राष्ट्रपति के रंग एक मेडिकल कॉलेज को मिला है जिसका नाम है सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज। क्या नाम है? सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज। और सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज की जब बात करते हैं तो सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है पुणे से। ठीक है, इस स्कूल को भी, इस मेडिकल कॉलेज को भी राष्ट्रपति के रंग प्रदान हुए हैं। इसी को बोलते हैं AFMC, इस कॉलेज को बोलते हैं AFMC। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से एक पुरस्कार से लेकर के हमने यहाँ तक की चर्चा की। हमने सबसे पहले अपनी जो चर्चा प्रारंभ की थी, अपनी चर्चा हमने कहाँ से प्रारंभ की थी? हमने चर्चा अपनी प्रारंभ की थी JCB पुरस्कार से। और हमने देखा कि इसके विजेता कौन रहे? पेरुमल मुरुगन की हमने बात किया। ठीक है, फिर हमने देखा इनकी रचना के बारे में जो कि है फायरबर्ड। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से इनकी पेरुमल मुरुगन की जब हम बात करते हैं, किस प्रकार से इनकी एक और रचना थी जिसको बोलते थे चिता, उसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए नामांकित किया गया था। हालांकि इनको ये पुरस्कार नहीं मिल पाया था। और उसके बाद फिर हमने देखा कि राष्ट्रपति के रंग किस किस को मिले हैं, जिनमें 3 संस्थाएं हमने पहले आपको बता दी थी, एक चौथा आज बता दे रहा हूं जिसको लेटेस्ट अभी मिला है, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज। ये आपको याद रखने की जरूरत है। पुरस्कारों की बात हो रही है तो आज पुरस्कारों से जोड़कर एक चीज और याद रखिएगा, एक पुरस्कार होता है बैलोन डी ओर पुरस्कार। क्या होता है पुरस्कार? कौन सा पुरस्कार होता है? ये पुरस्कार है बैलोन डी ओर प्राइज। ठीक है, बैलोन डी ओर पुरस्कार। बैलोन डी ओर पुरस्कार की जब हम बात करते हैं, ये किस खेल के लिए दिया जाता है? ये फुटबॉल के लिए दिया जाता है। और जब हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं तो फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी कौन सी होती है? फीफा जो है ये फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी होती है। तो फुटबॉल के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है बैलोन डी ओर। किसको दिया जाता है? जो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है। वर्ष का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है उसी को यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार दिया किसको गया 2023 के लिए? लियोनल मेसी को दिया गया। किसको दिया गया? लियोनल मेसी को दिया गया। तो याद रखिएगा कि बैलोन डी ओर पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए किसको मिला? लियोनल मेसी को मिला। ये आपको पता होना चाहिए। जब हम मेसी की बात करते हैं तो आपको पता होगा मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। किस देश के खिलाड़ी हैं? मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। और अर्जेंटीना की जब हम बात करते थे, आप याद रखिए लिथियम ट्रायंगल, शायद आपको याद हो, लिथियम ट्रायंगल शायद आपको याद हो। और जब लिथियम ट्रायंगल की बात करते हैं, इसमें 3 देश आते हैं और तीनों देश आपको पता होना चाहिए। पहले बोलीविया, ठीक है, बोलीविया के बाद अर्जेंटीना, ठीक है, और अर्जेंटीना के बाद आता है चिली। ठीक है, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली, ये 3 देश किसमें आते हैं? लिथियम ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा लिथियम पाया जाता है। हम अर्जेंटीना की बात कर रहे थे कि लियोनल मेसी कहाँ के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। तो याद करो पिछले दिनों हमने 2 व्यक्तियों का नाम बताया था। पहले का नाम था लुइस कैफरली पहला नाम बताया था। और दूसरा नाम बताया था सेलेस्टो साउलो। ठीक है, लुई कैफरली की जब हम बात करते हैं तो लुई कैफरली के बारे में इतना याद रखिएगा कि इनको एबल पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? एबल प्राइज मिला है। और एबल प्राइज को क्या बोलते हैं?
एबेल प्राइज को बोलते हैं गणित का नोबेल। तो गणित का नोबेल किसको मिला है? लुईस कैफरले को मिला है, या इसी को आप बोल सकते हैं एबेल प्राइज किसको मिला है? तो आप बताएंगे लुईस कैफरले को एबेल प्राइज मिला है। दूसरा नाम जैसे मैंने बोला सेलेस्टे साउलो। सेलेस्टे साउलो की जब बात करते हैं तो याद रखना है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है WMO, ठीक है, इसकी ये महासचिव बनी है और ये पहली महिला महासचिव है इस संगठन की, ये आपको याद रखना है। तो सेलेस्टे साउलो का भी नाम अर्जेंटीना के संदर्भ में याद रखना है। जब हम अर्जेंटीना की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा अर्जेंटीना कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, एक दक्षिण अमेरिकी देश है। और जब दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं आपको पता होगा दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। कौन सी? एंडीज पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ कौन सा मरुस्थल देखने को मिलता है अर्जेंटीना में? तो यहाँ पे देखने को मिलता है पैटागोनिया मरुस्थल। पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ देखने को मिलता है? दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में। क्या दक्षिण अमेरिका में कोई और मरुस्थल है? जी हाँ, दक्षिण अमेरिका में एक और मरुस्थल है जिसका नाम है आटाकामा मरुस्थल। और आटाकामा मरुस्थल की जब बात करते हैं तो आटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है। मतलब आटाकामा मरुस्थल चिली और पैटागोनिया मरुस्थल आपको अर्जेंटीना में याद रखने की जरूरत है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है उसका नाम है कैरो ओजस डेल सेलाडो। कैरो ओजस डेल सेलाडो। और कैरो ओजस डेल सेलाडो जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, पर्वत है, और ये कहाँ पे है? यह है दक्षिण अमेरिका में। ये कहाँ पे है? यह है दक्षिण अमेरिका में। इतनी जानकारी आपको होनी। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि अंडर-20 जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप था, अंडर-20 फीफा मेंस वर्ल्ड कप, अंडर-20 फीफा मेंस वर्ल्ड कप जब बात करते थे तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था ये आपको बताना है, होमवर्क है आपका। इसका विजेता कौन था यह भी होमवर्क है। तो आयोजन क्योंकि पिछले दिनों बताया गया है, और विजेता इसका कौन था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज क्यों अर्जेंटीना चर्चा में है? एक व्यक्ति है जेवियर, याद रखिएगा, जेवियर मिलेई, जेवियर मिलेई। और जेवियर मिलेई ये जो व्यक्ति हैं ये इन दिनों चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? जेवियर मिलेई क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये राष्ट्रपति चुने गए हैं, और किस देश के? अर्जेंटीना के। तो अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जिनका नाम है जेवियर मिलेई। इनका नाम आपको याद रखना है और ये अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, इतनी जानकारी आपको हो गई। किस प्रकार से पुरस्कारों से हमने शुरुआत किया। ठीक है, पुरस्कारों से हमने शुरुआत किया, जेसीबी पुरस्कार से हमने शुरुआत किया, और जेसीबी पुरस्कार से देखते हुए किस प्रकार से अर्जेंटीना के राष्ट्रपति तक की चर्चा हमने कवर किया, एक दूसरे को लिंक करते हुए। यही आपको सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। ये लिंक का जो प्रोसेस है, ये लिंकिंग का जो प्रोसेस है, यदि आप इसको समझ जाते हैं तो इससे आपको बहुत मदद आपकी परीक्षाओं में मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं आगे दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक आपका आता है विश्व बाल दिवस। क्या है आज का दूसरा टॉपिक? विश्व बाल दिवस। कई सारे दिवस मनाए जाते हैं। अब विश्व बाल दिवस यदि मैं पूछूं तो आप में से बहुत सारे लोगों की जुबान पे आ भी गया होगा क्या? 14 नवंबर। लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि विश्व बाल दिवस जो है ये 14 नवंबर को नहीं मनाया जाता, बल्कि विश्व बाल दिवस जो है ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। 14 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बाल दिवस। भारत में जो हम राष्ट्रीय बाल दिवस मनाते हैं वो हम मनाते हैं कब? 14 नवंबर को। तो 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम की हम बात करें तो फॉर एवरी चाइल्ड, फॉर एवरी चाइल्ड, याद कर लीजिएगा, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। ठीक है, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, ये थीम आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, अब यदि हम बात करें विश्व बाल दिवस की, हम बात कर रहे हैं तो हमने देखा 20 नवंबर। हमने देखा राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि
कि आपने देखा होगा हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है 21A, आर्टिकल संख्या 21A, और आर्टिकल संख्या 21A जो हमारे संविधान की है, ये कहती है कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। क्या मिलेगा? निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। किसको? 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक वर्ष बच्चे को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो आर्टिकल 21A के तहत की गई है, फ्री एजुकेशन की बात ये करता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आर्टिकल 21A जो है ये किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, तो आप बताओगे ये 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में आर्टिकल 21A आया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई, इसकी बात की गई। ठीक है, ये शायद ही आपको इस तरह से कहीं आपको निःशुल्क शायद ही कहीं पर इस लेवल का करंट अफेयर्स मिल पाए, लेकिन ज़्यादातर आप में से जो लोग हैं वो क्वेश्चन फॉर्मेट को पसंद करते हैं। क्वेश्चन आंसर, भैया उस क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट से आप करंट अफेयर्स में आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। उससे सिर्फ और सिर्फ आप बस इतना कर सकते हो कि रट सकते हो। यदि आपको आत्मनिर्भर बनना है तो इसी प्रकार का कोई एक तरीका आपको देखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं टॉपिक संख्या 3 की। आज का टॉपिक 3, टॉपिक संख्या 3 क्या है? बात हो रही है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की। ठीक है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करेंगे। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की हम बात करेंगे। आपको पता होगा कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप समाप्त हो चुका है और इसका विजेता था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता रहा है। और आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार इस खिताब पर कब्जा किया है। अब इसमें क्या याद रखने की ज़रूरत है? आयोजन कहाँ हुआ? आप जानते हैं भारत में आयोजन हुआ था। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या आपको पता होना चाहिए? मैन ऑफ द मैच, फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन थे? ठीक है, फाइनल में मैन ऑफ द मैच की जब बात करते हैं तो बात आती है ट्रेविस हेड की। किसकी बात आती है? ट्रेविस हेड की बात आती है। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज थे ट्रेविस हेड। ठीक है, किसकी बात आ रही है? ट्रेविस हेड की बात आ रही है। ठीक है, यदि हम यहीं पे बात करें मैन ऑफ द टूर्नामेंट की, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द टूर्नामेंट की जब हम बात करते हैं तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली क्या थे? मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे। यदि बोल दिया जाए सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया, तो वहाँ पे नाम आता है मोहम्मद शमी, भारतीय गेंदबाज का, जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए। शुभंकर की यदि हम बात करें, यदि हम शुभंकर की बात करें तो याद रखिएगा इसका शुभंकर पहला था टोंक, जो कि एक पुरुष था, मैंने पहले भी आपको बताया है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे था ब्लेज। ब्लेज क्या थी? एक महिला थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पुरुष और एक महिला, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। आगे जब हम इसी में बढ़ते हैं, नेक्स्ट में, तो कुछ चीज़ें और आपको बता देते हैं। जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अगला कब होगा, तो भैया अगला होगा 2027 में। 2027 में कहाँ पे होगा? तो साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका के बाद जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे के साथ नामीबिया। ठीक है, तो अगला जो वर्ल्ड कप खेला जाएगा वो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। इन तीनों देशों में आयोजन होगा और इस आयोजन में 14 टीम जो हैं वो रहेंगी, मतलब 14 टीमें इस आयोजन में भाग लेंगी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आईसीसी जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, तो इसका आयोजन हो रहा है वेस्ट इंडीज में, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है इसका आयोजन देखने को मिलेगा। जो लोग ना जानते हों आईसीसी क्या है, आपको बता दें, क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, इसका फुल फॉर्म है
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है? यूएई के दुबई में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आधिकारिक थीम की बात कर लेते हैं। आधिकारिक जो गाना था इस टूर्नामेंट का उसकी बात कर लेते हैं। उसका नाम था दिल जश्न बोले। दिल जश्न बोले क्या था? आधिकारिक जो सॉन्ग था इस टूर्नामेंट का उसका नाम था दिल जश्न बोले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है एक संस्था से जिसको बोलते हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय मानक खाद्य प्राधिकरण लिमिटेड, ठीक है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI। और इसके बारे में पिछले दिनों हमने बताया था कि इनका एक पोर्टल है जिसको बोलते हैं फोसकोस पोर्टल। क्या बोलते हैं? फोसकोस पोर्टल। और फोसकोस पोर्टल की जब बात करते हैं तो ये अभी तक अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में उपलब्ध था, लेकिन अब 4 क्षेत्रीय भाषाओं में भी ये उपलब्ध हो गया है। और ये 4 क्षेत्रीय भाषाएं कौन से हैं? गुजराती के बाद तमिल के बाद तेलुगु, और तेलुगु के बाद मराठी। तो सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना है कि अब जो फोसकोस पोर्टल है वो 4 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध हो गया है, और 4 अन्य जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो हैं गुजराती, तमिल, तेलुगु और मराठी, ठीक है। अब पिछले दिनों हमने बताया था फोसकोस के बारे में कि ये है क्या। इसमें विशेष रूप से सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो पोर्टल है, यदि आप कोई होटल व्यवसायी हैं, यदि आप कोई खाद्य से जुड़े हुए व्यवसाय करते हैं तो उसको लेकर के यहाँ पे आपको अप्रूवल मिलेगा, ये पोर्टल इसीलिए है, ठीक है। पिछले दिनों इसको डिटेल में मैंने आपको बताया है। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग समझौता से। पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग समझौता, परियोजना सहयोग समझौता। पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग समझौता। आपको बता दें, इसको लेकर के जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO प्लस आयुष मंत्रालय ने एक समझौता किया है। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि WHO और आयुष मंत्रालय ने इसको लेकर के एक समझौता किया है पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग समझौता के लिए। और जब हम आयुष की बात करते हैं तो इतना याद रखना है, A फॉर आयुर्वेदा, ठीक है, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, ठीक है, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा और H फॉर होम्योपैथी, ठीक है। तो याद रखना है आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये इसका फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। तो आयुष मंत्रालय ने WHO के साथ समझौता किया है। क्यों? पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग समझौता, या आप कह लीजिए पूरक चिकित्सा सहयोग में आप सहयोग के लिए जो है समझौता किया है WHO ने आयुष मंत्रालय के साथ, ठीक है। अगला एक महत्वपूर्ण दिवस की हम बात कर रहे हैं। अगला जो महत्वपूर्ण दिवस है वो है 19 नवंबर। 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। और इसका प्रतीक क्या बनाया गया है? हमिंग बर्ड। क्या बनाया गया है? हमिंग बर्ड को इसका प्रतीक, इस डे का प्रतीक बनाया गया है। जब हमिंग बर्ड की बात करते हैं तो आपको बता दें कि 22 मार्च को एक दिवस मनाया जाता है, उसका भी प्रतीक है हमिंग बर्ड। और 22 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है उसको हम बोलते हैं विश्व जल दिवस।
तो याद रखिएगा, विश्व जल दिवस और विश्व शौचालय दिवस का प्रतीक कौन सा है? हमिंग बर्ड है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है, दोनों का प्रतीक हमिंग बर्ड है। 22 मार्च बिहार के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, बिहार के लिए भी 22 मार्च की तिथि महत्वपूर्ण है। क्यों बिहार के लिए 22 मार्च की तिथि महत्वपूर्ण है, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि आप सब बहुत पढ़ते होंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब सही सही दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की जो चर्चा थी वो हमारी समाप्त हुई। आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे मिस यूनिवर्स 2023 की। मिस यूनिवर्स 2023। मिस यूनिवर्स 2023 की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, विनर कौन थे? यहाँ पे विनर थे, याद रखिएगा, सेनिस याद रखिएगा, सेनिस पलासियोस, ये जो है इसके विनर रहे हैं। और ये हैं कहाँ के? ये हैं निकारागुआ। ठीक है, निकारागुआ से हैं। सेनिस पलासियोस ये निकारागुआ की हैं, ये आपको याद रखना है, ये विनर हैं। इससे पहले यदि मैं बात करूं, इनसे पहले कौन था? तो इनसे पहले जो विनर थे उनका नाम था राबोनी ग्रेवियल। ये क्या थी? इससे पहले विनर थी, इनका भी नाम याद रखना। ये कहाँ की थी? ये यूएसए की थी। ठीक है, भारत का क्या कोई इसमें शामिल था? जी हाँ, भारत का जो प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया था उनका नाम था श्वेता शारदा। इन्होंने भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स में प्रतिनिधित्व किया था। इसका आयोजन कहाँ हुआ? सैन सेल्वाडोर में इसका आयोजन किया गया। और जब सैन सेल्वाडोर की बात करते हैं, आप जानते हैं एल सेल्वाडोर एक देश है, एल सेल्वाडोर। ठीक है, ये मध्य अमेरिकी देश हैं, मध्य अमेरिकी देशों में ये देश आते हैं, सैन सेल्वाडोर। ठीक है, सॉरी एल सेल्वाडोर। तो यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, जैसे आपने निकारागुआ सुना होगा, कोस्टा रिका सुना होगा, तो वहीं पर ये देश आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहीं पे एक और देख लेते हैं और ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या है? 19वां वार्षिक ग्रीन हाउस बुलेटिन, वार्षिक ग्रीन हाउस बुलेटिन। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया? सबसे पहली बात, 19वां वार्षिक ग्रीन हाउस बुलेटिन किसके द्वारा जारी किया गया? ये जारी किया गया WMO के द्वारा। और है क्या ये WMO? WMO को बोलते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब ये रिपोर्ट क्या बताती है? बताती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, ये बताती है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से और वर्तमान लेवल की तुलना करती है। प्री इंडस्ट्रियल लेवल क्या रहा है, औद्योगिकरण से पूर्व क्या स्थिति रही है और आज की क्या स्थिति है, ये वो बताती है। ये बताती है रिपोर्ट कि कार्बन डाइऑक्साइड प्री इंडस्ट्रियल लेवल की तुलना में आज की स्थिति में इसमें 64% वृद्धि हुई है। CH4 की बारे में बताता है कि इसमें 19% की वृद्धि हुई है। और यही रिपोर्ट बताती है कि N2O में 6% की वृद्धि हुई है, ये रिपोर्ट बताती है। और रिपोर्ट यह भी कहती है कि जो भूमंडलीय उष्मन है, जो भूमंडलीय उष्मीकरण है, उसके बारे में ये बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जितना प्री इंडस्ट्रियल लेवल में भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए जिम्मेदार थी, उसका 150 गुना अब ये बढ़ चुकी है।
और यही रिपोर्ट यह भी बताती है कि CH4 जो भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए प्री इंडस्ट्री लेवल में जितना जिम्मेदार थी, उससे अब 264% ये बढ़ चुकी है। और यही रिपोर्ट बताती है कि N2O की जब हम बात करते हैं ये 124% बढ़ चुका है। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो लगातार आप कह सकते हैं पृथ्वी का ताप लगातार बढ़ रहा है, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है वो आपने देखा। अब यहीं पर एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण एक पुरस्कार होता है जिसको बोलते हैं स्कॉच अवार्ड। ठीक है, स्कॉच अवार्ड। स्कॉच अवार्ड की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा सरीगे सुरक्षा बीमा योजना एक है, सरीगे सुरक्षा बीमा योजना, सरीगे सुरक्षा बीमा योजना, याद रखिएगा सरीगे सुरक्षा बीमा योजना जो है ये किस राज्य का है? ये है कर्नाटक राज्य का। किस राज्य का है? कर्नाटक राज्य का है। और सड़क परिवहन निगम जो कर्नाटक का है, सड़क परिवहन निगम जो कर्नाटक का है, उन्होंने यह बीमा अपने कर्मचारियों को दिया है, जिसमें कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए का बीमा हो रहा है। तो सरीगे सुरक्षा बीमा योजना पहले तो कर्नाटक सरकार की योजना है, कर्नाटक सरकार की एक बीमा योजना है जिसमें कर्नाटक सरकार 1 करोड़ रुपए का बीमा कराती है। किसका बीमा कराती है? 1 करोड़ रुपए का। 1 करोड़ रुपए का ये बीमा कराती है जो इनके कर्मचारी हैं। ठीक है, और इसमें आपको याद रखना है कि इसी सरीगे सुरक्षा बीमा योजना को जो है स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो स्कॉच अवार्ड से किस बीमा योजना को सम्मानित किया गया या किस योजना को सम्मानित किया गया? तो आप बताएंगे सरीगे सुरक्षा बीमा योजना को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये कर्नाटक राज्य सरकार की एक योजना है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सरीगे सुरक्षा बीमा योजना जो है किस राज्य सरकार की योजना है, तो वहां पर भी आप इसको टिक करोगे। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये तो हमारा जो करंट अफेयर्स का सेशन था, करंट अफेयर्स का जो सेशन था वो समाप्त हुआ। करंट अफेयर्स के सेशन के बाद अब आगे जो हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं जीएस के सेशन को। तो करंट अफेयर्स के बाद अब बात आती है जीएस की। जीएस में कल यदि आपको याद हो, यदि आप याद करें पिछला, तो कल हमने क्या देखा था? हमने विभिन्न विद्रोहों को देखा था, जिनमें से आपने देखा नागरिक विद्रोह। कल हमने जो देखा था नागरिक विद्रोह हमने कवर किया, और नागरिक विद्रोह में जैसे सन्यासी विद्रोह, अहोम और खासी विद्रोह। फिर हमने देखा था किसान आंदोलन, देखा था हमने कल के सेशन में। और किसान आंदोलनों में यदि हम बात करें तो किसान आंदोलनों में हमने देखा था रंगपुर आंदोलन, फराजई आंदोलन और बहावी आंदोलन। फिर हमने आदिवासी और जो जनजातीय विद्रोह हैं उनके बारे में हम देखा था। ठीक है, आदिवासी और जनजातीय विद्रोह के बारे में हमने देखा था, जिनमें चुआर, कोल, संथाल विद्रोह को हमने देखा। और फिर हमने सैनिक विद्रोह को देखा था, सैनिक विद्रोह को देखा था। और सैनिक विद्रोह में हमने देखा कि कई सारे जो सैनिक विद्रोह हुए थे उनको हमने देखा। आज हम जो देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं सैनिक विद्रोहों के अंतर्गत ही आप कह लीजिए सबसे पहले, क्योंकि ये सैनिक विद्रोह ही था, तो हम 1857 की क्रांति देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? 1857 की क्रांति। एक बड़ा टॉपिक है और इसको समग्रता से हम समाप्त करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से प्रीलिम्स के संदर्भ में इस टॉपिक को हम समाप्त करेंगे। तो आज सबसे पहले 1857 की क्रांति की हम बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि बेसिक जानकारी आपको होगी। 1857 की जब क्रांति की बात करते हैं तो इसका वास्तविक आरंभ जो था वो 10 मई को हुआ था। 10 मई 1857 को इसका वास्तविक आरंभ हुआ था। कहाँ से? मेरठ की 3री बंगाल लाइट कैवलरी की जो सिपाही थे उनके द्वारा किया गया था। तो मेरठ से सबसे पहले 1857 को 10 मई को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसने क्या किया कि सिपाहियों के सहयोग से दिल्ली पर अधिकार कर लिया और 80 वर्षीय उस समय जो शासक थे बहादुर शाह जफर, उनको इसकी कमान सौंप दी थी या उनको अपना नेता मान लिया था।
1857 के जब विद्रोह की आप बात करते हो तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे बड़ा विद्रोह था, ये आपने देखा था और आपने विभिन्न इतिहासकारों को भी पढ़ा होगा, उन्होंने भी इसको प्रमुख विद्रोह माना है। अब 1857 के जब विद्रोह की हम बात करते हैं तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके लिए, तो वो विभिन्न संदर्भों में पूछे जाते हैं। पहला स्थान दिया होता है और आपसे नेतृत्वकर्ता पूछ लेता है, ठीक है, कि संबंधित स्थान पे विद्रोह को नेतृत्व कौन प्रदान किया था या किसके द्वारा नेतृत्व जो है वो प्रदान किया गया था। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले मुख्य केंद्र और नेतृत्वकर्ताओं की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं कि दिल्ली में विद्रोही सेना का मुख्य जो सेनापति था, सबसे पहले आप जानते हैं कि सैनिक क्या हुए, सैनिकों ने अलग अलग छावनियों में विद्रोह किया और फिर ये सभी दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचकर इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया। बहादुर शाह जफर को जो है इन्होंने अपना सम्राट घोषित किया। और आपको बता दें कि दिल्ली में विद्रोही सेना का जो मुख्य सेनापति था उसका नाम था जफर वक्त खां। क्या नाम था? जफर वक्त खां। तो पहला यही पूछा जा सकता है कि दिल्ली में विद्रोही सेना का जो मुख्य सेनापति था उसका नाम क्या था? जफर वक्त खां उसका पूरा नाम था, ये आपको पता होना चाहिए। जफर वक्त खां जो हैं उस समय के प्रमुख सेनापति थे। अब कुछ चीज़ें और, जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए बहादुर शाह जफर के बारे में, एक एक करके व्यक्तियों को हम देखेंगे। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 ईस्वी की जब हम बात करते हैं तो इनका दरबार क्रांति का प्रमुख केंद्र था। 11 मई 1857 की बात आती है जब मेरठ के क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेतृत्व सौंपा था और 12 मई को जो दिल्ली था वो अंग्रेजों के आप कह सकते हो प्रभाव से मुक्त हो गया था। फिर आगे देखने को मिलता है 20 सितंबर की बात आती है। 20 सितंबर 1857 की बात आती है जब बहादुर शाह ने हिमाऊ के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट जो थे जिनका नाम था WSR हडसन, क्या नाम था? WSR हडसन। WSR हडसन के समक्ष बहादुर शाह जफर ने जो है वो समर्पण कर दिया था। और जब इन्होंने समर्पण किया तो इनको भेज कहाँ दिया गया? इनको रंगून भेज दिया गया था, ठीक है। और फिर यहीं पर 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह जफर के बारे में हमने देख लिया। तो आप जानते हैं कि असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हैदराबाद, पंजाब और बंगाल में यदि हम देखें तो बड़े पैमाने पर विद्रोह देखने को मिलते थे। परंतु जिन क्षेत्रों में आपने देखा कि जिन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विद्रोह नहीं हुए वहाँ भी अशांति ना फैले, इसको लेकर के अंग्रेजों में भय देखा गया। अब इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो आता है बाबू कुंवर सिंह का। अगला जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो आता है बाबू कुंवर सिंह का, ठीक है। बाबू कुंवर सिंह का नाम क्यों आता है? बाबू कुंवर सिंह की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं बिहार में सर्वप्रथम यदि कहीं पर विद्रोह हुआ इस समय तो वो दानापुर में हुआ। कहाँ पे हुआ? दानापुर में हुआ। और बिहार में विद्रोही सेना का जो नेतृत्व था वो जगदीशपुर, एक स्थान है, जगदीशपुर के एक जमींदार थे। और जगदीशपुर के जो जमींदार थे इनका नाम था कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह। तो बहादुर शाह जफर के बाद जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में सबसे पहले विद्रोह दानापुर में हुआ। और दानापुर में जब विद्रोह हुआ तो जगदीशपुर के एक जमींदार थे जिनका नाम था कुंवर सिंह, उन्होंने इस नेतृत्व को आप कह लीजिए उसका नेतृत्व किया। और इनका विद्रोह का जो क्षेत्र था वो था पटना, क्योंकि पटना दानापुर आसपास ही है, ठीक है। तो इनका विद्रोह कौन था? पटना, क्योंकि कुंवर सिंह छापामार युद्ध में भी प्रबल थे, युद्ध कौशल भी इनको आता था। तो लगातार इन्होंने अंग्रेजों का सामना किया और 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। तो आपने देखा कि बाबू कुंवर सिंह ने कहाँ पे नेतृत्व प्रदान किया? बिहार के जगदीशपुर या पटना में जो है विद्रोहियों का नेतृत्व इन्होंने प्रदान किया, ठीक है। इसके बाद अगला नाम जो आता है वो आता है नाना साहेब का, ठीक है, नाना साहेब का नाम आता है। और जब नाना साहेब की बात करते हैं तो आप जानते हैं कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोहियों ने नाना साहब को क्या घोषित कर दिया था?
पेशवा घोषित कर दिया था। और जब नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया और जो इनके नवाब अजीमुल्ला थे, नवाब अजीमुल्ला थे, इनको जो है इनका मुख्य सलाहकार बना दिया। तो नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, आप सब जानते हैं। और इनका जो एक अन्य नाम था वो नाम था धोंधू पंत। क्या नाम था? धोंधू पंत इनका एक अन्य नाम था, यह भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि इनको पेशवा मानने से इनकार कर दिया, इनको उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। और इनकी 8 लाख रुपए की जो वार्षिक पेंशन थी, उस समय इनको 8 लाख वार्षिक पेंशन दी जाती थी। तो ये जो 8 लाख वार्षिक पेंशन थी, इसको भी अंग्रेजों ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। और जब बंद कर दिया तो नाना साहब ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो क्रांतिकारियों का साथ देना शुरू कर दिया। ठीक है, नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो इनका नाम था तात्या टोपे। तात्या टोपे ने नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व किया था। तो इनका आपने देख लिया, नाना साहब ने कहाँ पर नेतृत्व प्रदान किया? कानपुर में। नाना साहब के बाद फिर बात आती है तात्या टोपे की। तात्या टोपे की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों में इनका नाम जाना जाता है। इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था। और इन्हें भारत का गैरीबाल्डी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारत का गैरीबाल्डी। इन्हें भारत का गैरीबाल्डी कहा जाता था, ये आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन को दीर्घकाल तक जारी रखा था। और अपनी सेना को लेकर के इन्होंने संकट काल में जंगलों में ये रहे थे और अंतिम समय में अंग्रेजों से लड़ते हुए 1859 में ये शहीद हुए थे। ठीक है, इसके बाद बात आती है महारानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो ये भी आपने देख लिया कि तात्या टोपे का संदर्भ कहाँ से है? तात्या टोपे का भी प्रमुख संदर्भ कानपुर से है, क्योंकि इन्होंने नाना साहब के सैनिकों को नेतृत्व प्रदान किया था। इसके बाद अगला नाम आता है महारानी लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई की जब हम बात करते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्णिका इनके बचपन का नाम था, ये आपको पता होना चाहिए। मणिकर्णिका इनके बचपन का नाम था। और झांसी के राजा थे जिनका नाम था गंगाधर राव। क्या नाम था? गंगाधर राव से इनकी शादी हुई थी। और जब गंगाधर राव से इनकी शादी हुई, उसी के बाद इनका नाम महारानी लक्ष्मीबाई पड़ा। आप जानते हैं कुछ समय बाद गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी और इन्होंने दामोदर राव, याद रखिएगा, दामोदर राव नामक एक, आप कह सकते हैं कि अल्पवयस्क बालक को गोद ले लिया था और इसको शासन पर बैठाकर इसकी संरक्षिका के रूप में ये कार्य कर रही थी। लेकिन जब लॉर्ड डलहौजी आया और लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति चलाई थी, गोद निषेध नियम। ठीक है, और जब लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नियम चलाया तो उसका जो प्रभाव था वो झांसी में भी देखने को मिला और झांसी को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया था। इसी नीति से असंतुष्ट होकर रानी लक्ष्मीबाई भी अंग्रेजों के खिलाफ वीरता से लड़ी और 17 जून 1858 को ग्वालियर के किले में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला नाम आता है बेगम हजरत महल का। पूछा जाता है कि बेगम हजरत महल ने कहाँ पर नेतृत्व प्रदान किया? बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं कि वाजिद अली शाह एक शासक हुआ करते थे, उनका बेटा था जिसका नाम था बिरजिस कादिर। ठीक है, बिरजिस कादिर को अवध की गद्दी पर बैठाया गया था क्योंकि ये अल्पवयस्क था और उसका शासन उसकी माँ हजरत महल ने संभाला था और उसी की ओर से शासन कर रही थी। तो बेगम हजरत महल साहसी थी, धैर्यवान थी, प्रबुद्ध महिला थी। इन्होंने अपने राज्य के सम्मान को बचाने के लिए अंग्रेजों से संपर्क किया और बाद में ये नेपाल चली गई और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। तो बेगम हजरत महल का भी नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात आती है विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? विद्रोह में किसने भाग
नहीं लिया। 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? तो इसमें सबसे पहला नाम आता है गुलाब सिंह। पहला नाम गुलाब सिंह, दूसरा नाम सालार जंग, ठीक है, सालार जंग। तीसरा नाम जंग बहादुर, अगला नाम बेगम, भोपाल की जो बेगम थी, ठीक है, भोपाल की बेगम। और अगला नाम दीपांकर राव। दीपांकर राव कौन थे? ये सिंधिया के मंत्री थे, ठीक है। और फिर जो भारतीय प्रबुद्ध वर्ग था, बुद्धिजीवी वर्ग था, उसने भी इसमें भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपने देखा। अब कुछ चीज़ें और देख लीजिए जो आपसे पूछा जा सकता है। ये तो जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। कुछ चीज़ें और, जैसे लखनऊ में बेगम हजरत महल आपने देख लिया। यदि इलाहाबाद आपसे पूछ लिया जाए कि इस विद्रोह का इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया, तो नाम आएगा लियाकत अली, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झांसी और ग्वालियर में हुई क्या, बरेली में किसने किया, बरेली में किसने किया, तो आप बताएंगे खान बहादुर खान। खान बहादुर खान ने बरेली में नेतृत्व प्रदान किया। बरेली के बाद अगला आता है जगदीशपुर, आपने देख ही लिया। फिर बात आता है फैजाबाद, आज का अयोध्या या उस समय का फैजाबाद। फैजाबाद की जब हम बात करते हैं तो मौलवी अहमदुल्ला का नाम आता है, मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला का नाम आता है। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण नाम है वो आपको देखने को मिलता है विशेष रूप से जब आप बात करते हो बैरकपुर। बैरकपुर में किसने किया, तो मंगल पांडे का नाम आता है, ठीक है। बैरकपुर के बाद फिर आपको आपके राज्य से संबंधित यदि मैं बात करूं तो ऐसा कुछ नाम है नहीं कुंवर सिंह के अलावा, ठीक। और यदि पंजाब में पूछ लिया जाए कि भाई पंजाब में किसने नेतृत्व किया, तो याद रखिएगा गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह ने पंजाब में नेतृत्व प्रदान किया, ठीक है। अब 1857 के विद्रोह को हम देख रहे थे, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें और आपको पता होना चाहिए, जैसे कालक्रम यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, कालानुक्रम यदि पूछ लिया जाए, कालानुक्रम यदि पूछ लिया जाए कि 1857 के विद्रोह का कालानुक्रम क्या था, तो सबसे पहले बात आएगी 26 फरवरी 1857 की। 26 फरवरी 1857 की जब बात करेंगे तो बहरामपुर में विद्रोह हुआ था। कहाँ पे? बहरामपुर, बहरामपुर में विद्रोह हुआ था, ठीक है। फिर बात आती है 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 की जब बात करते हैं तो बात आती है बैरकपुर। किसकी बात आती है? बैरकपुर की बात आती है। 29 मार्च 1857 की जब बात करेंगे तो बैरकपुर की बात आती है। इसके बाद बात आती है 10 मई 1857, 10 मई 1857। और 10 मई 1857 की जब बात करते हैं तो मेरठ में विद्रोह हुआ था, ठीक है, मेरठ में विद्रोह हुआ था। और 10 मई के बाद फिर आगे 12 मई की बात आती है। 12 मई 1857 की वो तिथि थी जब दिल्ली पर आक्रमण किया विद्रोहियों ने और दिल्ली को कब्जे में कर लिया। 12 मई के बाद फिर 4 जून की बात आती है, 4 जून 1857 की बात आती है। और 4 जून 1857 की यदि हम बात करें तो लखनऊ में विद्रोह और झांसी में विद्रोह हुआ था। कहाँ कहाँ? लखनऊ व झांसी में विद्रोह हुआ था। और 4 जून के बाद फिर बात आती है 5 जून। 5 जून की जब बात करते हैं तो कानपुर में विद्रोह हुआ था। कहाँ पे विद्रोह हुआ था? कानपुर में हुआ था। और 6 से 7 जून की यदि हम बात करें तो 6 से 7 जून को इलाहाबाद में विद्रोह हुआ था, ठीक है, इलाहाबाद में विद्रोह हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे किस क्रम में विद्रोह हुआ। सबसे पहले बहरामपुर, फिर बैरकपुर, फिर मेरठ, फिर दिल्ली, लखनऊ, झांसी, कानपुर और इलाहाबाद में इस तरह से विद्रोह हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला, अब बात आती है विद्रोह पर विदेशी इतिहासकारों के मत। विद्रोह पर विदेशी इतिहासकारों के मत, विदेशी इतिहासकारों के मत।
विदेशी इतिहासकारों के क्या मत रहे? सबसे पहले एक नाम आता है जिनका नाम है सर जॉन लॉरेंस। क्या नाम आता है? सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस ने क्या कहा? सर जॉन लॉरेंस ने कहा, यदि विद्रोहियों में कोई एक योग्य नेता होता तो हम सदैव के लिए हार जाते। यदि विद्रोहियों में कोई योग्य नेता होता तो हम सदैव के लिए हार जाते। ये किसने कहा? जॉन लॉरेंस ने। और जॉन लॉरेंस ने यह भी कहा कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, 100% ये सिपाही विद्रोह था। ये भी किसने कहा? ये भी सर जॉन लॉरेंस ने कहा। दूसरी बात आती है सर जॉन लॉरेंस के बाद बेंजामिन डिजायरेली। ठीक है, बेंजामिन डिजरायली। ठीक है, बेंजामिन डिजरायली की बात आती है। बेंजामिन डिजरायली की बात करें तो 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये इन्होंने कहा। क्या कहा? 1857 ईस्वी का विद्रोह, 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। क्या था? एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये किसने कहा? बेंजामिन डिजरायली ने कहा। तीसरा आपको देखने को सर जॉन सीले की बात आती है। किसकी बात आती है? सर जॉन सीले की बात आती है। सर जॉन सीले ने क्या कहा? सर जॉन सीले ने कहा, यह विद्रोह पूर्णतः देशभक्त रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था जिसका ना कोई नेतृत्व था और ना कोई जन समर्थन। अगला नाम आता है टी आर होम्स। टी आर होम्स। टी आर होम्स ने क्या कहा? टी आर होम्स ने कहा, यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। किसका? सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। ये किसने कहा? टी आर होम्स ने कहा। इसके बाद डब्ल्यू टेलर की बात आती है। डब्ल्यू टेलर की बात आती है और जेम्स आउट्रम की बात आती है। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। क्या था? अंग्रेजों के विरुद्ध या हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। ठीक है, इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। अब भारतीय इतिहासकार क्या कहते हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। भारतीय इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार क्या कहते हैं? भारतीय इतिहासकार, भारतीय इतिहासकारों की जब बात करते हैं तो याद रखना है कि भारतीय इतिहासकारों में सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर एस एस सेन। डॉक्टर एस एस सेन। और डॉक्टर एस एस सेन की जब बात करते हैं तो इन्होंने क्या बताया कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में समाप्त हुआ। क्योंकि आप जानते हैं चर्बी वाले कारतूस से इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो धर्म की लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अगला नाम आता है अशोक मेहता। अशोक मेहता। ठीक, अशोक मेहता की जब बात करते हैं तो इन्होंने कहा कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का, 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप जो है वो राष्ट्रीय था। क्या था? 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप क्या था? राष्ट्रीय था। किसने कहा? अशोक मेहता ने। फिर बात आती है बीडी सावरकर की। बीडी सावरकर की बात आती है। और जब बीडी सावरकर की बात आती है तो इन्होंने कहा कि 1857 ईस्वी का जो विरोध था एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। अगला बात आता है डॉक्टर आर सी मजूमदार। डॉक्टर आर सी मजूमदार। डॉक्टर आर सी मजूमदार की जब बात करते हैं तो इन्होंने कहा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। इसके बाद फिर बात आता है बिपिन चंद्रा की। बिपिन चंद्रा ने इस विद्रोह को क्या कहा? बिपिन चंद्रा की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने कहा कि 1857 का जो विद्रोह था वह विशेष रूप से विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का भक्तिपूर्ण प्रयास था। क्या कहा? 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का एक भक्तिपूर्ण प्रयास था। भक्तिपूर्ण प्रयास था। किसने कहा? बिपिन चंद्रा ने कहा। इसके बाद फिर बात आती है अगला, जवाहरलाल नेहरू ने इस विद्रोह को क्या कहा?
जवाहरलाल नेहरू ने इस विद्रोह को क्या कहा? तो जवाहरलाल नेहरू की जब बात करते हैं तो बताते हैं कि 1857 ईस्वी का विद्रोह मात्र एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि यह स्वतंत्रता के लिए भारतीयों का आंदोलन था। तो आपने देखा कि कौन से इतिहासकार हैं जो इस विद्रोह को किस नज़रिए से देखते हैं। अब एक और प्रश्न बनता है जिसकी चर्चा हम कल के सेशन में करेंगे। वह प्रश्न ये है कि ये जो विद्रोह हुआ, चाहे वो कानपुर में आपने देखा, ठीक है, चाहे वो ग्वालियर में आपने देखा, झांसी में आपने देखा, चाहे वो दिल्ली में आपने देखा, चाहे वो पटना में आपने देखा, तो ये जो विद्रोह था, क्योंकि ये विद्रोह क्या हुआ, ये अंत में दबा दिया गया। ठीक है, ये विद्रोह क्या हुआ, दबा दिया गया। ठीक है, यदि दबाया गया तो कौन सा वहां पे अधिकारी था, कौन सा सैनिक अधिकारी था जिसने उस विद्रोह को दबाया अलग अलग क्षेत्रों में? तो ये भी आपको देखना है कि वो कौन सा सैनिक अधिकारी था जिसने लखनऊ में विद्रोह को दबाया, वह कौन सा सैनिक अधिकारी था जिसने बरेली में विद्रोह को दबाया, वो कौन सा अधिकारी था जिसने दिल्ली में विद्रोह को दबाया, वो कौन सा अधिकारी था जिन्होंने पटना में विद्रोह को दबाया। इसकी भी बात करनी है, इसकी चर्चा हम कल के सेशन में करेंगे। तो आज के सेशन में जीएस का जो खंड था 1857 की क्रांति की हम बात कर रहे थे। 1857 की क्रांति की चर्चा हमने समाप्त की है। अब आगे जो हम देखने वाले हैं वो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के बारे में हम बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। याद रखिएगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट या यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। यूनेस्को के कौन कौन से विश्व धरोहर स्थल हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था भारत के प्रमुख बंदरगाहों को हमने देखा था जीके सेशन में, और हमने देखा कि भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं और सबसे लास्ट में जो था वो कौन था? बधावन पोर्ट था। और बधावन पोर्ट है कहाँ पे? गुजरात में है। तो हमने कल जो प्रमुख बंदरगाह देखे थे उसी के बाद हम बात करेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट या यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की बात करेंगे। ठीक है, अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में दो प्रकार के स्थल चिन्हित किए जाते हैं, एक होते हैं मूर्त, एक होते हैं अमूर्त। ठीक है, एक स्थल होते हैं मूर्त स्थल, एक होते हैं अमूर्त स्थल, इन दोनों की बात होती है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कुछ मूर्त स्थल भी हैं और कुछ अमूर्त हैं। मूर्त में जिनको देखा जा सके, अमूर्त में जिनको महसूस किया जा सके। ठीक है, जैसे कोई यदि संगीत है तो वो अमूर्त के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ से एक एक करके हम चीज़ों को देखने वाले हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो आती हैं अजंता की गुफाएं। क्या हैं? अजंता की गुफाएं। ठीक है, अजंता की गुफाएं की जब हम बात करते हैं, ये कहाँ पे देखने को मिलता है भैया? ये देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। तो अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। और अजंता की गुफाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये गुफाएं बौद्ध गुफाएं हैं। पहली चीज़, ये क्या हैं? बौद्ध गुफाएं हैं। और क्या पता होना चाहिए? बौद्ध गुफाओं के साथ पता होना चाहिए कि इन गुफाओं को 2 चरणों में बनाया गया है। पहला अशोक के शासन काल में बनाया गया है और दूसरा गुप्त काल में बनाया गया है। ठीक, तो पहला किसके शासन काल में? पहला अशोक के शासन काल में और दूसरा गुप्त काल में बनाया गया है। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलता है कि गुफाएं श्रीलंका में सिंगरीय चित्रों और मूर्तियों की याद दिलाते हुए बड़े पैमाने पर भित्ति चित्रों को चित्रित करती हैं। यहाँ पे 31 रॉक कट गुफा स्मारक हैं। कितने? 31 रॉक कट गुफा स्मारक हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 31 रॉक कट गुफा स्मारक आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो बौद्ध धर्म की धार्मिक कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा आपको देखने को मिलता है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? एलोरा की गुफाएं भी हैं महाराष्ट्र में। कहाँ हैं?
महाराष्ट्र में ही हैं एलोरा की गुफाएं। और एलोरा की गुफाओं की जब हम बात करते हैं तो ये गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, याद रखिएगा, ये गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म की धार्मिक कलाओं का एक सांस्कृतिक मिश्रण है। इन गुफाओं में यदि हम बात करें तो कुल 34 मठों और मंदिरों की चट्टानों की दीवारों को सजोया गया है। तो दो आपने देखा। तीसरे की जब हम बात करते हैं तो आता है आगरा का किला। आगरा का किला भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आगरा का किला। और आगरा के किले की जब बात करते हैं, आप जानते हैं यह मुगल संस्कृति का और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ताजमहल के पास ये यमुना नदी के किनारे स्थित है आगरा का किला। लाल बलुआ पत्थर से ये निर्मित है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि जो कई महलों, टावरों और मस्जिदों को घेरता है, इसमें एक खंदक भी है। और ये 18वीं शताब्दी अकबर के शासन और औरंगजेब के शासनकाल में बनवाया गया है। किले के भीतर बात करें तो बहुत प्रभावशाली आपको रचना देखने को मिलती है, जैसे दीवान ए खास आपने पढ़ा होगा, दीवान ए खास, और दीवान ए खास के साथ दीवान ए आम भी आपने पढ़ा होगा, दीवान ए आम। तो दीवान ए खास और दीवान ए आम ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला देखने को मिलता है ताजमहल। क्या देखने को मिलता है? ताजमहल। ताजमहल की जब हम बात करते हैं तो ताजमहल कहाँ है? ताजमहल आपको यूपी में देखने को मिलता है। और आपको बता दें ये कहाँ पे है, तो ये यमुना नदी के तट पर है, ठीक है, यमुना नदी के तट पर है। और दुनिया के 7 अजूबों में ये शामिल है, याद रखिएगा, दुनिया के 7 अजूबों में ये शामिल है। और यह एक मकबरा है। इसका निर्माण सम्राट शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था, ठीक। अब इसमें यदि हम बात करें तो इसमें वास्तुकला का बेहतर नमूना देखने को मिलता है, सफ़ेद संगमरमर से ये बना हुआ है। अगला आता है कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर। और कोणार्क सूर्य मंदिर की जब बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? ये है पुरी में। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे है? पुरी में है। और आपको बता दें 13वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है, 13वीं शताब्दी का ये सूर्य मंदिर है, ये आपको पता होना चाहिए। 13वीं शताब्दी का ये सूर्य मंदिर है, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं यह महानदी डेल्टा में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। किसने निर्माण कराया था इसका, कोणार्क सूर्य मंदिर का? तो इसका निर्माण गंगा वंश, याद रखिएगा, गंगा वंश के राजा थे जिनका नाम था राजा नरसिम्ह देव। क्या नाम था? नरसिम्ह देव, राजा नरसिम्ह देव द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अगला आता है महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम। और महाबलीपुरम कहाँ है? महाबलीपुरम है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु महाबलीपुरम में। और तमिलनाडु महाबलीपुरम की जब बात करते हैं, ये स्मारकों का एक समूह है जो कि 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव राजाओं द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? पल्लव राजाओं द्वारा ये बनवाया गया था, पल्लव राजाओं द्वारा ये बनवाया गया था। इन स्मारकों को कोरोमंडल तट के किनारे चट्टानों से उकेरा गया है। और यहाँ याद रखना है कि अर्जुन की तपस्या या भागीरथ की तपस्या जैसे कई सारे शिलालेख यहाँ पे पाए जाते हैं। अगला देखने को मिलता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला आपका आ जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। 4 हमने देखा था, 5 हो गया था, 5 के बाद ये आपका 6वां है और ये आपका 7वां है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हैं असम में देखने को मिलता है। और ये प्रमुख रूप से ब्रह्मपुत्र नदी का जो बाढ़ मैदान है, ब्रह्मपुत्रा का जो बाढ़ मैदान है वहाँ पर ये स्थित है। विशेष रूप से वन हॉर्न राइनो और जो आपके टाइगर हैं उनके लिए ये प्रसिद्ध है। वन हॉर्न राइनो और टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यह महान भारतीय एक सिंघी जो गैंडे हैं
असम का जो राज पशु है उसकी सबसे बड़ी आबादी का ये घर है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। काजीरंगा के बाद अगला आता है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला कौन सा आता है? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह भी कहाँ देखने को मिलता है? यह भी देखने को मिलता है असम में। कहाँ देखने को मिलता है? असम में। और आपको बता दें यह एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, ये क्या है? एक टाइगर रिजर्व है। और याद रखिएगा पैगी हॉग, ठीक है, गोल्डन लंगूर, पैगी हॉग के बाद गोल्डन लंगूर, ठीक है, गोल्डन लंगूर के साथ साथ धूमिल तेंदुआ, ये सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और आपको बता दें कि वर्ष 1992 में इस अभ्यारण्य को खतरे में आने वाली विश्व विरासत स्थल के तहत सूचीबद्ध किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो आपका आता है, ये तो हो गया आपका आठवां के बाद जो 9वां आपका आता है, भारत का जो 9वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की जब बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? ये है भरतपुर में। कहाँ पे है? भरतपुर में। और भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान, भरतपुर में है। और मुख्य रूप से ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पक्षियों की कई सारी प्रजातियां यहाँ पे देखने को मिलती हैं। यह एक रामसर स्थल भी है। रामसर स्थल मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। तो यह एक रामसर स्थल भी है और भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में इसको पहले जाना जाता था। और यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में साइबेरिया, चीन और अन्य देशों से पक्षी जो है, प्रवासी पक्षी आते हैं। इसके बाद है चर्च और कॉन्वेंट। क्या है? चर्च और कॉन्वेंट। चर्च और कॉन्वेंट की जब बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं गोवा की। तो चर्च और कॉन्वेंट की जब बात करते हैं तो पुर्तगाली वास्तुकला का ये प्रतिनिधित्व करता है। पुर्तगाली वास्तुकला का ये प्रतिनिधित्व करता है। कैथोलिक परंपरा के कई सारे चर्च यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कैथोलिक परंपरा के कई सारे चर्च यहाँ देखने को मिलते हैं। और इन स्मारकों में सबसे महत्वपूर्ण है बेसिलिका। याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ये याद रखने की ज़रूरत है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस सबसे महत्वपूर्ण है और सेंट फ्रांसिस जीसस भी महत्वपूर्ण है। अगला आपको देखने को मिलता है खजुराहो स्मारकों के समूह। खजुराहो स्मारकों के समूह, ठीक है, खजुराहो स्मारकों के समूह। खजुराहो स्मारकों के समूह की बात करते हैं तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। और आपको बता दें चंदेला राजवंश के राजाओं ने इसको बनवाया था। किसने बनवाया था? चंदेला राजवंश के राजाओं ने इसको बनवाया था। और स्मारकों की स्थापत्य कला हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो ये 11 नंबर हो गया आपका। 11 नंबर के बाद आगे बढ़ते हैं और अगला जो आता है 12वां, वो है हम्पी में स्मारकों का समूह। हम्पी आप जानते हैं कर्नाटक है, तो यहाँ पर भी स्मारकों का एक समूह आपको देखने को मिलता है। स्मारकों का समूह देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। तो ये जो स्मारक हैं ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हैं। किसके? तुंगभद्रा नदी के तट पर ये स्थित हैं। और हम्पी के अंतर्गत विजयनगर के खंडहर भी आते हैं। हिंदू और जैन धर्म के धार्मिक केंद्र हैं। इन्हें सीरियल नामांकन स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरियल नामांकन
स्थल, सीरियल नामांकन स्थल इन्हें कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये वो स्थल होते हैं जिनमें कुछ सामान्य संस्कृति से संबंधित साइटों के समूह को विश्व धरोहर घोषित किया जाता है। अगला आपका आता है फतेहपुर सीकरी। कौन सा आता है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। और जब फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं, यह है कहाँ पे? यह है उत्तर प्रदेश में। और याद रखिएगा, इसे सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ विक्ट्री। सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से इसे जाना जाता है। बादशाह अकबर ने इसे बनवाया था। जामा मस्जिद हो गया, बुलंद दरवाज़ा हो गया, पंचमहल, सलीम चिश्ती के मकबरे जैसा परिसर ये आपको देखने को मिलता है। अगला आपका आता है पडक्कल। अगला जो देखने को मिलता है वो है पडक्कल। कर्नाटक में ये स्मारकों का समूह है। पडक्कल कर्नाटक में स्मारकों का समूह है। यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध जो विरूपाक्ष मंदिर आप कहते हैं, बात करते हैं विरूपाक्ष मंदिर, तो यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसे रानी लोक महादेवी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? लोक महादेवी। लोक महादेवी ने बनवाया था, ये आपको पता होना चाहिए। मंदिरों के इन समूहों का निर्माण चालुक्य वंश द्वारा ऐहोल, बादामी और पडक्कल में किया गया था। इसे हिंदू पवित्र शहर माना जाता है और ये भगवान शिव को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखने को मिलता है आपको एलिफेंटा गुफाएं। क्या देखने को मिलता है? एलिफेंटा गुफाएं। एलिफेंटा गुफाओं की जब हम बात करते हैं तो एलिफेंटा गुफाएं भी संबंधित हैं कहाँ से? महाराष्ट्र से संबंधित हैं। और इसमें याद रखिएगा, मुंबई हार्बर में एलिफेंटा द्वीप आपको देखने को मिलता है, वहीं पर ये आपको देखने को मिलते हैं। इसमें दो समूह देखने को मिलता है। पहला जो है वो है हिंदू गुफाओं का समूह, हिंदू गुफाओं का समूह, हिंदू गुफाओं का समूह। ठीक है, और दूसरा जो देखने को मिलता है वो है बौद्ध गुफाओं का समूह, बौद्ध गुफाओं का समूह। जो हिंदू गुफाओं का समूह है ये बहुत बड़ा है और बौद्ध गुफाओं का जो समूह है ये अपेक्षाकृत छोटा है। और इसमें आपको बता दें कि हिंदू गुफाओं के समूह में भगवान शिव को समर्पित पत्थर की बनी कई सारी मूर्तियां देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके बाद आगे जब बढ़ते हैं, अगले नंबर पे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे थे 15 तक हमारा चर्चा हो गया था। अब हम बढ़ते हैं 16वें पर। 16वें की जब बात करते हैं तो बात आता है ग्रेट लिविंग चोल मंदिर। क्या है? याद रखिएगा, ग्रेट लिविंग चोल मंदिर। ग्रेट लिविंग चोल मंदिर की बात करेंगे। ग्रेट लिविंग चोल मंदिर की जब बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु से संबंधित है। और इसमें क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले चोल साम्राज्य के राजाओं द्वारा निर्मित पूरे तमिलनाडु में फैला हुआ है ये। ठीक है, और तंजावुर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो है बृहदेश्वर मंदिर जो है यहीं पे है। अन्य दो महत्वपूर्ण मंदिरों में जैसे चोलपुरम में है एक, और एक आपको योरेश्वर में देखने को मिलता है। अगला आपको देखने को मिलता है, सिर्फ इतना याद रखिए, ग्रेट लिविंग चोल मंदिर जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये तमिलनाडु से है। स्थान आपको पता होना चाहिए सिर्फ, बस। ठीक है, यदि आपको स्थान पता है तो ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम बात करते हैं, बहुत सारे हैं, जितने आज हम कवर कर पाएंगे उतने कवर करेंगे, बाकी कल के लिए छोड़ देंगे। अगला जो है वो है सुंदरबन नेशनल पार्क। कौन सा है? सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क की जब बात करते हैं, आप जानते हैं सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल का एक नेशनल पार्क है और दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो देखने को मिलता है, दुनिया में सबसे बड़ा जो मैंग्रोव वन देखने को मिलता है वो यहीं पर आपको सुंदरबन डेल्टा में देखने को मिलता है। यह एक टाइगर रिजर्व भी है और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो यह एक टाइगर रिजर्व भी है और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यहाँ पे बंगाल टाइगर आपको देखने को मिलता है, रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर के साथ साथ यहाँ पे हाथियाँ आपको काफ़ी संख्या में देखने को मिलती हैं। मगरमच्छ, खारे पानी वाले आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं और कई सारे सरीसृप भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगला जो आता है
अगला जो देखने को मिलता है वो नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? नंदा देवी और फूलों की घाटी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो नंदा देवी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क की हम बात करेंगे, दोनों आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे बात करें तो एशियाई काले भालू, हिम तेंदुए, भूरे भालू और नीले भेड़ जैसे जानवरों का ये घर है। आप जानते हैं जांस्कर, जांस्कर और महान हिमालय, जांस्कर और महान हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसके बीच में ये एक संक्रमण का क्षेत्र है। साथ में उसमें नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी शामिल है, जो यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क का हिस्सा है। अगला आपको जो देखने को मिलता है, अगला जो महत्वपूर्ण है वो है सांची में बौद्ध स्मारक। कौन सा देखने को मिलता है? सांची, सांची बौद्ध स्मारक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सांची बौद्ध स्मारक आपको देखने को मिलता है। सांची आप जानते हैं कहाँ पे है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और आपको बता दें कि लगभग ऐसा बोला जाता है कि 200 ईसा पूर्व और 100 ईसा, याद रखिएगा 200 ईसा पूर्व और 100 ईसा पूर्व के बीच बौद्ध स्मारकों का यह एक समूह है। यह भी कहा जाता है कि मौर्य राजवंश के, याद रखिएगा मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान साइट का विकास 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ, ऐसा कहा जाता है। अगला आता है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, 20वें नंबर पे कौन सा आता है? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? यदि हम बात करें तो आप जानते हैं हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, और आप जानते हैं कि इसे 1570 ईस्वी में ताजमहल से पहले इसको बनवाया गया था। और हुमायूं की जो विधवा बेगम थी, उन्होंने बीगा बेगम, जिनका नाम था बीगा बेगम, उन्होंने इसको बनवाया था। इसकी मुगल वास्तुकला शैली मुगल वंश के नेक्रोपोलिस के रूप में इसको सराहा गया है। अगला जो देखने को मिलता है वो है आपका कुतुब मीनार और उसके स्मारक। कुतुब मीनार और उसके स्मारक। कुतुब मीनार और उसके स्मारक की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। ठीक है, यह केंद्र बिंदु के रूप में कुतुब मीनार के साथ एक परिसर है जो लाल बलुआ पत्थर से बना है। और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसका निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा किया था। किसने निर्माण पूरा किया? इल्तुतमिश ने। शुरू किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसका निर्माण किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसका निर्माण किया। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। शुरू किसने किया? शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा किया इल्तुतमिश ने, और बाद में इसमें एक मंजिला अलाउद्दीन खिलजी ने भी बनवाया। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद अगला जो देखने को मिलता है वो है भारत का पर्वतीय रेलवे। भारत का पर्वतीय रेलवे। ठीक है, भारत का पर्वतीय रेलवे। भारत के पर्वतीय रेलवे में बात करें तो सबसे पहले बात आती है दार्जिलिंग की। किसकी बात आती है? दार्जिलिंग की। और दार्जिलिंग की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं सिलीगुड़ी रेल की बात हो रही है। ठीक है, सिलीगुड़ी रेल की बात हो रही है। और ये कहाँ से संबंधित है? ये पश्चिम बंगाल से, टॉय ट्रेन की बात हो रही है, ये संबंधित है पश्चिम बंगाल से। दूसरा आप जानते हैं कालका शिमला रेलवे। कालका शिमला रेलवे। और कालका शिमला रेलवे ये कहाँ से संबंधित हो गया? ये भी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कालका शिमला के बाद आपको याद रखना नीलगिरी पर्वतीय रेल। नीलगिरी पर्वतीय रेल। और नीलगिरी पर्वतीय रेल की बात करें, ये कहाँ से संबंधित है? यह है तमिलनाडु से। तो भारत में 3, आप जिसको टॉय ट्रेन बोलते हैं, 3 जगहों पर टॉय ट्रेन चलती है। पहला है पश्चिम बंगाल, ठीक है, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, और तीसरा है तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, इन 3 जगहों पर टॉय ट्रेन चलती है और भारत के पर्वतीय रेलवे के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको यहाँ से होनी चाहिए। अभी बहुत सारे बचे हैं, लगभग अभी 15 से 16 बचे हैं, उनकी चर्चा हम कल के सेशन में करेंगे।
अब एक प्रश्न हम लाभ हानि पढ़ रहे थे, एक प्रश्न लाभ हानि से जुड़ा हुआ हम ले लेते हैं। और लाभ हानि, क्योंकि कल से इसकी शुरुआत हमने किया था, तो लाभ हानि के एक प्रश्न लेने के बाद आज का जो सेशन है हमारा वो समाप्त होगा। और आप सबसे आग्रह है कि जो भी आपके डाउट हैं या जो भी आप कुछ सुधार चाहते हैं इस सेशन में, क्योंकि कई सारी परीक्षाओं के संदर्भ में ये सेशन हमारा महत्वपूर्ण होता है, तो जो कुछ भी आप सुधार चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे, आपके उस सुझाव पर कार्य करने का प्रयास करेंगे जिससे इस सेशन को और बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, तो एक प्रश्न हम आज देखेंगे लाभ हानि से। ठीक है, सबसे पहले जो पहला एक प्रश्न आज हम देखेंगे, ध्यान से, बेसिक प्रश्न है। हम क्या बात करने जा रहे हैं? लाभ और हानि की बात करने जा रहे हैं। लाभ और हानि की बात करने जा रहे हैं। प्रश्न क्या है यहाँ पे? हरि ने, क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, हरि ने एक किताब 1000 में बेची। हरि ने एक किताब 1000 में बेची। अगर उसको 25% लाभ हुआ, अगर उसको 25% लाभ हुआ तो किताब कितने में खरीदी गई थी? तो किताब कितने में खरीदी गई थी? ठीक है, हरि ने एक किताब 1000 रुपये में बेची। हरि ने एक किताब 1000 रुपये में बेची। अगर उसको 25% का लाभ हुआ तो किताब कितने में खरीदी गई थी? ठीक है, अब इसको कई तरीके से हम लगा सकते हैं। सबसे पहले बेचना मतलब विक्रय मूल्य दिया है। ठीक है, एक तरफ से देखें, विक्रय मूल्य कितना दिया है? 1000 रुपया। लाभ कितना दिया है? 25%, मतलब 1000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, तो बोला गया है क्रय मूल्य कितना था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। इसको हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि माना हरि ने किताब X रुपये में खरीदी। हरि ने किताब X रुपये में खरीदी। हरि ने किताब X रुपये में खरीदी। फिर प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा कि किताब का क्रय मूल्य प्लस किताब पर कितना प्रतिशत लाभ ले रहा है, ये 25% का लाभ ले रहा है। और 25% का लाभ लेने के बाद इसको कितने में बेच रहा है? 1000 में बेच रहा है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 125x/100 = 1000। यहाँ से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5/4। तो इसको लिख सकते हो 5x/4 = 1000। 5 से कट जाएगा, आ गया 200। तो x बराबर कितना आ गया? 800 रुपये। मतलब वो किताब हरि ने कितने में खरीदी थी? 800 रुपये में वो किताब खरीदी थी। तो इस तरह के प्रश्नों को हम ऐसे मान के भी लगा सकते हैं, ऐसे मान के भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि हरि ने एक किताब को 1000 रुपये में बेची। अगर उसको 25% का लाभ हुआ तो किताब कितने में खरीदी गई थी? अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले कि 1000 में बेचने पे कितना लाभ हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है। यहाँ से आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या क्या दिया गया है, और जो दिया गया है फिर उस आधार पे आपको आगे बढ़ना है। यदि आप इसको किसी अन्य तरीके से लगाने जाओगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा समस्या हो और उत्तर ना आए। लेकिन जब आप ऐसा मान लेते हो कि माना हमने किताब X रुपये में खरीदी, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन तो है नहीं, और X रुपये पे कितना हम लाभ ले रहे हैं? 25% का लाभ ले रहे हैं। 25% का लाभ लेने के उपरांत कितने में हम इसको बेच रहे हैं? 1000 में बेच रहे हैं। तो आसानी से आपने निकाल लिया कि इस किताब का जो क्रय मूल्य था वो कितना था? 800 रुपये था, और 800 रुपये पर हमने 25% लाभ लेकर के इसको बेचा है। तो यहीं पर अपनी चर्चा को मैं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं कल के सेशन में। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। कल कम से कम लाभ हानि के 10 प्रश्नों को हम अच्छे से देखेंगे और उन्हीं 10 प्रश्नों से इस पूरे सेशन को हम समाप्त कर देंगे। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।